Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? I am fine, बेटा. ये आज के सेशन में आप लोगों को व्याकरण का शब्द भेद के बारे में बताएंगे, है ना? अब तक आप Yes. व्यंजन स्वर के भेद, व्यंजन वर्णों के भेद, घोष अघोष ध्वनि, अल्पप्राण और महाप्राण, इन सब के बारे में जानकारी आपको मिली. अब हम शब्द के भेद बताएंगे. चलिए बुक शेयर कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे. देखिए बेटा, सबको बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए शब्द भेद आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा. शब्द के भेद के बारे में देखिए, वर्ण एवं ध्वनि के यानी वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं. शब्द की परिभाषा यही है, वर्णों के सार्थक है समूह को या व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं. तो शब्द को बेटा 4 भागों में बांटा गया है. कितने भागों में बांटा गया है? 4. पहला है रचना के आधार पे. आप लोगों ने इसको पढ़ा है, इसमें आपका कोई नया चीज नहीं है. एक बात ध्यान देना है केवल आपको. रचना के आधार पे, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा अर्थ के आधार पे और चौथा विकार के आधार पे. ये 4 आधार थे शब्दों के भेद. यानी शब्दों के 4 भेद किए गए थे. रचना के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा अर्थ के आधार पे, चौथा विकार के आधार पर. आप लोग देख रहे हो यहाँ पे. अब इन चारों आधार में जो शब्द का भेद किया गया है, तो उसको हमें अलग अलग डिटेल में पढ़ना है. कि हमने रचना के आधार पे शब्द का भेद पढ़ा, तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे. उत्पत्ति के आधार पे अगर हम शब्द का भेद पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, है ना. अर्थ के आधार पे शब्दों का भेद पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे. और विकार के आधार पे पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से आएंगे. पढ़ा हुआ सारी चीजें आपकी है. तो चलिए आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. शब्द का पहला भेद है रचना के आधार पे. देखिए, रचना के आधार पे शब्दों के 3 भेद किए गए हैं. कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं. पहला है रूढ़ शब्द. रूढ़ शब्द या इसको हम परंपरागत शब्द भी कहते हैं, है ना. तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और परंपरागत किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं. यानी ऐसे शब्द जो परंपरागत रूप से प्रयोग में आ रही हैं, अगर उसका हम खंड कर दे तो उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना. तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं. जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है घर. घर को अगर हम टुकड़े करेंगे घ और रा, तो कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है बेटा? नो मैम. राम कर रहे हैं तो भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है. ऐसे कुर्सी, मेज, खाना, पानी, अनाज, ऐसे शब्द जिसको हम टुकड़े करें तो उसका कोई अर्थ न निकले, किसी भी खंड का कोई सार्थक अर्थ न निकले, तो ये आपके रूढ़ वाले शब्द है जो परंपरागत प्रयोग में होते आ रहे हैं हम लोगों के. ठीक है. तो सारे शब्द रूढ़ में आ जाएंगे. कोई भी चीज का नाम ले लो, कोई भी वस्तु, पशु पक्षी, क्या किसी का नाम अलग कर देंगे तो टुकड़े करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा. बहुत कुछ ही नाम ऐसे होते हैं जो 2 नामों के योग से बने होते हैं, तब उनका हम सार्थक अर्थ निकाल सकते हैं. लेकिन अक्सर सारे नामों के कोई भी अर्थ नहीं, मतलब टुकड़े करेंगे तो अर्थ नहीं निकल सकता है. जैसे प्राची है, तनवीर है, आदर्श है, अगर इनका हम टुकड़े कर देंगे नाम का आदर्श, तो क्या अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है. लेकिन कुछ नाम होते हैं उनका
अलग करने पे अर्थ निकल रहे होते हैं। उन नामों को अगर हमें करना होगा तो यौगिक शब्द में आएगा वो। जैसे विश्वनाथ, विश्व मतलब संसार, नाथ का मतलब स्वामी। तो विश्वनाथ ऐसा शब्द है जिसको हम रूढ़ शब्द में नहीं, नाम तो है लेकिन उसका जो है टुकड़े कर रहे अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम उसको रूढ़ शब्द में नहीं रखेंगे बल्कि यौगिक शब्द में रखेंगे, है ना। तो इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने नाम कह दिया तो आप किसी का नाम को रूढ़ शब्द बना दो। कोई कोई नाम होते दो नामों के योग से बने होते हैं। चलिए, तो रूढ़ शब्द, अब आप लोग रूढ़ शब्द की पहचान कर लेंगे ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? हाँ, Yes, ma'am. दूसरा शब्द आता है यौगिक। यौगिक शब्द होते हैं जिनके खंड के सार्थक अर्थ होते हैं, दो शब्दों के योग से बने होते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं और जिसके दोनों खंडों के सार्थक अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पे है विद्यालय, अगर हमने इसको अलग कर दिया विद्या धन आलय, तो विद्या का मतलब विद्या और आलय का मतलब घर। दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है ना अलका? अलका, हाँ, सार्थक अर्थ निकल रहा है। प्रधानमंत्री, प्रधान यानी किसी विशेष विशिष्ट शब्द का बारे में कहते हैं, मंत्री यानी नेता, विशेष नेता, है ना। ऐसे ही शिवालय और सब बताएंगे आप लोग पढ़े हो। मुस्कान, कोई और नया से बताइए तब हम समझे कि आप लोग की समझ में आया है। यौगिक शब्द का कोई उदाहरण दीजिए। मैम हिमालय। हिमालय यौगिक शब्द है? मुस्कान, अभिषेक बताएंगे आप लोग। Yes, ma'am. यौगिक शब्द है बेटा। देखिए नीचे दिया गया है यौगिक शब्दों में। मैम वॉइस बज कर आ रही है। हाँ बेटा, यौगिक शब्दों में ही उपसर्ग प्रत्यय और समास आते हैं। आप लोगों ने इनका उपसर्ग प्रत्यय और समास के बारे में पढ़ा है ना, ये सारे सब यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि उपसर्ग पढ़े हो वो भी दो शब्दों के योग से बनता है, उसके आगे शब्द लग गया तो अर्थ बदल गया, है कि नहीं? दोनों का अर्थ होता है। प्रत्यय पढ़ रहे हो तो सार्थक शब्द है, पीछे उसके शब्द लग गया, दो शब्दों का योग हो गया। और समास है, समास भी दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तकरण समास होता है। तो सारे शब्द क्या होंगे? यौगिक होंगे। ठीक है? यस मैम। यौगिक हो गए। हिमालय आप लोगों ने कहा, अभी हम आप एक वर्ड शब्द पढ़ ले तभी आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दो तो हिम का मतलब वर्ग, आले का मतलब घर हुआ ना। आप लोग इसी को ध्यान में रखते हुए इसको यौगिक शब्द कह रहे हो तो बेटा, इसी अर्थ को ध्यान में रख के कह रहे हो यौगिक शब्द है ना। दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। आप लोगों की जो है समझने का तरीका सही है, लेकिन जब आप योग रूढ़ शब्द पढ़ेंगे तो अभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हिमालय किसमें आएगा? देखिए, यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बना है। भोजन कक्ष, भोजनालय, शयन कक्ष या शयनालय, है ना, शौचालय। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है अलग अलग, है ना। तो आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, क्या है? यौगिक शब्द है। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिए, योग रूढ़ शब्द वे हैं जिनके खंडों के सार्थक अर्थ हो, परंतु जो शब्द खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करते हो। जैसे पंकज दसानन। मुस्कान, अब आप बताएंगी क्या अर्थ निकल रहा है योग रूढ़ का?
मैम जो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। लोग संकेत करता है। और कोई ऐसा शब्द है जिसकी भी परिभाषा यही है? आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा शब्द है? यस मैम। आप बताइए बेटा। मैम बहुब्रीहि समास। वेरी गुड, आपने पकड़ लिया, बहुब्रीहि समास, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तो वही चीज यहाँ योग रूढ़ में लागू होता है। ये यस मैम। दोनों खंडों के सार्थक अर्थ होते हैं, परंतु वे खंड से निकलने वाले जो अर्थ होते हैं वे भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे अभी आपने हिमालय कहा, यौगिक शब्द माना इसको, हिमालय को यौगिक शब्द माना आप लोगों ने ना, लेकिन हिमालय अगर हम बोल रहे हैं हिम माने बर्फ, आले मतलब बर्फ का घर, तो क्या हमारा तीसरा कोई अर्थ निकल रहा है इसका? हाँ बेटा बताइए, हिमालय तीसरा अर्थ नहीं है इसका? हिमालय पर्वत का नाम है, हर पर्वत को हम हिमालय थोड़ी कहते हैं, कहते हैं सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है ना, धौलागिरी पर्वत है, बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन वैसे ही हिमालय भी तो पर्वत है ये। यस मैम। यस मैम। आप लोग रिप्लाई बोला कीजिए ताकि हमें लगे कि आप लोग समझ रहे हो। तो हिमालय पर्वत का नाम है, विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए हिमधन आलय का जो हम अर्थ निकाल रहे हैं यौगिक के आधार पे, वो यौगिक न हो के योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि उसका तीसरा अर्थ हिमालय पर्वत से है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज आते हैं कंपटीशन में। यस मैम। ठीक तरह से जानकारी न होने के नाते लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग को कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हमने बताया इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। विशेष अर्थ अगर निकलने वाला शब्द है, आप इतना दिमाग में रखिएगा कि विशेष अर्थ निकल रहा है तो वहाँ बहुब्रीहि समास है, यौगिक शब्द है। अगर दोनों खंड के टुकड़े करने पर दोनों खंड के सार्थक अर्थ में हो, लेकिन किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हो, तो वहां पर यौगिक शब्द होगा। और समास की अगर हम कहना चाहेंगे तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। दोनों की परिभाषाएं एक है। ठीक है, यस मैम। सारे शब्द का नहीं होगा, सारे शब्द का नहीं होगा। अरे योग रूढ़ का, यौगिक का नहीं, योग रूढ़ का, योग रूढ़ के जो शब्द है उसका होगा, यौगिक का नहीं होगा। तो तीसरा अर्थ निकलेगा तभी हम इसको जो है योग रूढ़ में रखेंगे। अगर तीसरा अर्थ जैसे विद्यालय का तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, प्रधानमंत्री का तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यौगिक ही रहेगा। ठीक है, जो भी उपसर्ग युक्त शब्द होंगे, यस मैम। प्रत्यय युक्त शब्द होंगे, और जो भी समास युक्त शब्द होंगे, दिमाग में रख लीजिए, ये सारे आपके यौगिक शब्द माने जाएंगे। जो भी समासिक शब्द है, उपसर्ग लगा हुआ शब्द है, अगर प्रत्यय लगा हुआ शब्द है, तो ये सारे शब्द क्या है आपके यौगिक शब्द है। अब ये रूढ़ में देखिए, जिनके खंड का सार्थक अर्थ हो परंतु शब्द खंड से निकलने वाले अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कोई तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला। पंकज, चलिए अलका आप बताओगी पंकज का क्या अर्थ निकल रहा है बेटा? मैम कीचड़ में रहने उत्पन्न होने वाला। पन का मतलब होता है कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। तो क्या कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है बेटा? कोई बताए? प्राची, अनुभव, यस मैम। बताइए बेटा। कोई बताए जिसको आ रहा हो? मैम कमल। कमल, वेरी गुड। तो क्या ये योग रूढ़ होगा कि यौगिक होगा? मैम योग योग रूढ़। योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरा अर्थ इसका कमल निकल रहा होगा, है ना। ऐसे ही दशानन,
दस मतलब दर्श, आनंद मतलब मुख। तो क्या तीसरा अर्थ निकल रहा है? मैम मैम रावण। 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 तो क्या होगा ये? मैम योग रूढ़ बहु शब्द। योग रूढ़ होगा। वेरी गुड। नील गाय, आप बताइए किसमें रखा जाएगा? अनुभव। मैम योग रूढ़। हाँ, मैम योग रूढ़। कैसे? खंड कीजिए और बताइए, ऐसे थोड़ी कहेंगे। नील कमल या नील गाय? बताइए। नील कमल मतलब नीला कमल। तो कौन सा शब्द होगा ये? अनुभव, आपका अनुभव क्या बता रहा है? इसके शब्द में रखा जाएगा नील कमल। मैम यौगिक। यौगिक, वेरी गुड। मैम यौगिक। पिछली बार आपने योग रूढ़ कर दिया गया। योग रूढ़ तब होता जब तीसरा अर्थ निकलता। अब बताइए प्राची, कमल नयन। मैम कमल के समान नयन। योग रूढ़। कैसे योग रूढ़ हुआ? मैम इसमें तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है। तीसरा अर्थ बता ही नहीं है आप कौन सा है। तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है? मैम भगवान विष्णु। कमल नयन राम को कहा गया है। चलिए, अच्छी बात है, आप अर्थ निकाल ले गई। आकृति बताएंगी। चक्रपाण या बंसीधर। बंसीधर बताइए, चलिए आकृति कौन सा शब्द होगा? अब यहाँ जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं यौगिक और योग रूढ़ को स्पष्ट करने के लिए, बाकी रूढ़ शब्द तो सबके समझ में आ गया होगा, लेकिन यौगिक और योग यस मैम। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम उदाहरण दे रहे हैं। आप लोग के माध्यम से उदाहरण मिलेगा तभी स्पष्ट होगा। आकृति बताइए क्या होगा? बंसीधर हमने कहा है, बताइए। इसके खंड कीजिए, इसको डिटेल में बताइए। वीडियो मैम क्या होगा? आकृति आपके समझ में नहीं आता है बेटा? अनुराग आप बताइए। आपकी आवाज आई नहीं है अनुराग, माइक ऑन नहीं किए थे। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बंसीधर कौन सा शब्द है? इसको आप जो है डिटेल में बताइए। जल्दी कीजिए बेटा, कम से कम सबसे एक एग्जाम्पल पूछ। मैम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कैसे बेटा? यस मैम। कैसे? मैम बंसी धनधर। हाँ, क्या अर्थ निकल रहा है? अर्थ बताइए ना। कोई मैम बताए? बंसीधर यानी मुरली वाला। धर का मतलब क्या होता है? आपको अर्थ समझना चाहिए ना। धर का मतलब धारण करने वाला। मैम मुरली धारण करने वाला। ये यौगिक शब्द है, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। यस मैम। हाँ बेटा, बताए कोई? मैम जिसके समझ में आ गया जल्दी से बताए। अनुराग। मैम मैम योग श्री रूढ़ कृष्ण। शब्द। मैम भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण, वेरी गुड अभिषेक। मुरली धारण करने वाला जब आप कहते हो
तो तीसरा अर्थ भगवान कृष्ण निकल आ रहा है, तो आप इसको यौगिक में कैसे रख सकोगे? आपका ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगर तीसरा अर्थ न निकलता तो आपका यौगिक रहता। जैसे में नील कमल, नील गाय कहा, नीलांबर। अनुभव आप बताइए, नीलांबर। नीला आसमान। कौन सा शब्द होगा? यौगिक। बताइए कैसे? उसमें तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो आप इस, तो हम ही मान रहे थे साथ में, लेकिन आप बताइए नीला प्लस अंबर। नीला का मतलब नीला, अंबर का मतलब आसमान, नीला आसमान। तो ये आपका यौगिक होगा, क्योंकि तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। अच्छा, एक शब्द और हम दे रहे हैं। अभिषेक, अभिषेक आपको दे रही है, मुस्कान आपको दे रही है। पीतांबर। जल्दी कीजिए बेटा। पीतांबर। मैम यौगिक शब्द। कैसे? जैसे बताइए। मैम पीला प्लस अंबर। क्या होगा पीला अंबर? अंबर का मतलब क्या होगा यहाँ? मैम आसमान। नहीं बेटा, अभिषेक आप बताइए। शब्दों का अर्थ भी जानना चाहिए। मैम मैम पीला वस्त्र। बस, अंबर का मतलब, अंबर जो है अनेकार्थी शब्द है। अंबर का मतलब आसमान भी है और वस्त्र भी है। वस्त्र भी। यौगिक है या योग रूढ़ है ये? मैम योग रूढ़। योग रूढ़ नहीं। योग रूढ़ कैसे होगा? पीला वस्त्र निकल में तीसरा अर्थ थोड़ी ना निकल रहा है जो योग रूढ़ होगा। अभिषेक आप बताइए। मुस्कान, मुस्कान तो यौगिक बताई थी, सही बताई थी मुस्कान, केवल अंबर का अर्थ नहीं बता पाई थी। आप पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द भूल रहे हो आप लोग। जितना पढ़ाया जाता है हमें लगता है उतना ही देर आप लोग ध्यान दे रहे हो। बाकी आपकी ग्रामर की बुक रखी, तमाम सारी चीज अब आपकी जितना है उसी में से सारा होना है। अब कोई अलग से नई चीज नहीं पढ़ना। नई चीज आपकी साहित्य के बारे में पढ़ना है, उसको हम हर चैप्टर के अंतर्गत बताएंगे आपको, लेकिन पुरानी चीज आप लोग याद किया कीजिए। अच्छा चलिए, अभिषेक अभिषेक बताएंगे पीताम्बर धारी। पीला वस्त्र को धारण करने वाला। क्या अर्थ निकल रहा है? मैम भगवान विष्णु। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, है ना? तो आपका किस शब्द में आएगा ये? यस मैम। इस शब्द के अंतर्गत रखेंगे यौगिक या योग रूढ़? मैम योग रूढ़ शब्द है। मैम योग रूढ़ शब्द। चलिए, प्राची आप बताएंगी। वीणा पार। मैम क्या? वीणा पारी। मैम बीड़ा को धारण करने वाली अर्थात देवी सरस्वती। कौन सा शब्द होगा? मैम योग रूढ़ शब्द है। वेरी गुड, समझ गए हो। अब कौन बाकी? अलका, आप अपना वीडियो ऑन रखिए। अलका, आकृति तो कुछ बोल ही नहीं रही है। चक्रधारी क्या होगा अलका? मैम चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। इसमें रखेंगे इसको किस श्रेणी में? मैम हाँ बेटा, यौगिक या योग रूढ़?
हाँ बेटा, मैम आवाज नहीं आ रही है। आप बताइए इसको यौगिक शब्द में रखेंगे या योग रूढ़ में रखेंगे? योग रूढ़। वेरी गुड। तो चलिए धीरे धीरे करके सभी लोगों को समझ में आ गया है यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में क्या अंतर होता है। केवल आकृति नहीं समझ पाई है। आकृति, लंबोदर क्या होगा बेटा, आप बताइए। लंबोदर जैसे सभी लोग बता रहे हैं उसे आप भी बताने की कोशिश कीजिए। गलत या सही कुछ तो बताओ। माइक ऑन कीजिए, जल्दी कीजिए। बताइए जल्दी। अनुराग आप बताइए। बोलिए बेटा अनुराग, आप ही बताइए। आकृति थोड़ा ध्यान दिया करो पढ़ाई पर। अनुराग, कौन बताएगा? सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। लंबोदर, अभिषेक वीडियो ऑन रखिए बेटा। बताइए लंबोदर कौन बताएगा? बताओ ना। मैम बताइए बेटा। अभिषेक बताइए। मैम योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ इसका मैम क्या अर्थ? लम्बा उदर वाला अर्थात भगवान गणेश। लंबा मतलब लंबा, उधर का मतलब होता है पेट। लंबा पेट पेट। जिसका अर्थात भगवान गणेश जी। गणेश। तो चलिए बेटा, तो आपने अभी तक रचना के आधार पे शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा, यूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब आपको आगे पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। इसको भी आपने जल्दी ही पढ़ा था। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तत्सम शब्द क्या होता है अभिषेक? यस मैम। तत्सम शब्द क्या? मैम जो सब संस्कृत भाषा से आकर हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, मैम तद्भव शब्द घी। देखिए बेटा, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना कोई परिवर्तन किए ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, है ना, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत है, अग्नि है, क्षेत्र है, वायु है, रात्रि है, चंद्र है, अश्रु है ना, ये सारे तत्सम शब्द हैं। इसका संस्कृत में इसी तरह से प्रयोग होता है और हिंदी में भी इस शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में होता है उसी तरह से हिंदी में भी होता है, ज्यों का त्यों हो रहा है। तद्भव शब्द क्या है प्राची? मैम जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जैसे आग, पानी। जैसे अग्नि का आग हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, वायु का हवा हो गया, रात्रि का रात्र हो गया, अश्रु का आंसू हो गया, चंद्र का चांद हो गया, है ना। यस मैम। यानी जो शब्द थोड़ा संस्कृत के वे शब्द जिन थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तद्भव तत्सम ढेर सारे शब्द लिखे हैं। आपको भी अपने जो है नोट्स में सारे शब्दों को लिखना है खुद से ढूंढ ढूंढ कर।
कम से कम 50 शब्द तो लिख ही डालें, है ना। हाँ चलिए, कुछ शब्द यहाँ पर हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा। अंगरखा तद्भव शब्द है। पहले हम तत्सम तत् पढ़ेंगे। अंगरक्षक तो क्या कहेंगे तद्भव में? अंगरखा। आश्चर्य, अचरज, अज्ञान, अजान, अजान, अक्षर, अक्षर, अमूल्य, अमूल, अमृत, अमीय, अंगुष्ठ, अंगूठा, आम्र, आम, अद्य, आज, आमलक, आंवला, अम्लिका, इमली, आदित्यवार, इतवार, इला, इलायची, इच्छु, ईख, उद्वर्तन, उद्गतन, उपालंब यानी उलाहना, उष्ट्र, ऊंट, कंकड़, कंगन, कंटक, कांटा, कदली, केला, करकरी, कैंची, कूप, कुआं, क्षत्रिय, खत्री, खटिया, खाट, तीर, तीर, काट, खांसी, गदब, गधा, गर्त, गड्ढा। इतना लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन आप लोग और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जो नोट्स तैयार करेंगे उसमें इन सारे शब्दों को लिखेंगे। यहाँ देखिए और भी शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। सुनते रहिएगा क्योंकि आपको लिखना है नोट्स में अपनी। कितने लोग नोट्स लिखना शुरू कर दिए हैं? अभिषेक, ईमानदारी बताइएगा, आपने लिखा? कितना लिखा बेटा? स्वर का कंप्लीट हो गया, व्यंजन करना है। अच्छा, और अलका लिखी? प्राची अभी आप नहीं शुरू की? पिछड़ नो जाओ। मैम। अनुराग, आपको तो आप बेटा कॉपी भी नहीं ढूंढनी है, आपकी दुकान से कॉपी लेकर लिखना शुरू कर देते। हाँ, कॉपी चाहिए, डायरी। प्रशांत नहीं लिख रही है। मुस्कान, आपने लिखना शुरू किया बेटा? मैम योग रूढ़ शब्द तो कंप्लीट है। तो जितना पढ़ाया गया उतना कर लीजिए। योग रूट तो भी आप यस पढ़ा रही हैं, उसको भी लिख डाली? मैम वो 7th वालों का रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट है। हाँ हाँ, 7th वालों को पढ़ा दी। तुम लोगों का एक दिन गैपिंग हो गया था ना, इसलिए 7th वाले आगे हो गए। चलिए, अनुभव आप वीडियो देख के आप लोग लिख सकते हैं आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यस मैम। चलिए, इतना तक वहां, इसके आगे देखिए। ग्राहक, गाहक, ग्रंथ, गांठ, गोस्वामी, गुसाई, गोधूम, गेहूं, गोमय, गोबर, गुहा, गुफा, गोपालक, ग्वाला, गृहणी, घरनी, घृत, घी, गृड़ा, भिन्न, चर्मकार, चमार, चंद्र, चांद, चंद्रिका, चांदनी, चित्रक, चिता, सीता, चौर, चोर, चंच, चोच, छति, छति यानी इसमें छा वाला होगा जो सहित व्यंजन है, और तद्भव में छ चा छा छ का प्रयोग होगा। ऐसे क्षण, छिन, छीड़, छीन, यमुना, जमुना, जन्म, जन्म, यव, जव, झरड़, झरना, तिलक, टीका, दंस, डंक, तपस्वी, तपसी, तृण, तिनका, तीक्ष्ण, तीखा, तैल, तेल। देख रही हो? यस मैम। अब मुस्कान पढ़ेंगी, हम बहुत सारा पढ़े थक गए। चलिए मुस्कान आप पढ़ेंगी, एक लाइन का आप पढ़ेंगे, एक लाइन का अभिषेक पढ़ेंगे। चलिए,
दिख रहा है? यस मैम। पढ़िए। मैम तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम दोनों मिला के पढ़िए, एक एक का बताइए। भूखा, विभुक्षित, तद्भव तत्सम कर दीजिए। देखिए उल्टा देखिए आपको, यहाँ पहले तद्भव लिखा है, बाद में इसके माध्यम लोमड़ी लोमसा। सारी चीज आप पढ़ रहे हो, या आप संस्कृत का जान लीजिए, तैयार हो रहा आपका। ये तत्सम शब्द है संस्कृत का ही, अगर पूछा जाए तो आप इसको आराम से बता सकते हो। आपको तद्भव याद है मैल, तो संस्कृत में उसको मल कहोगे, मकड़ी का मरकटी, है ना, आप बता सकते हो, इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। चलिए मुस्कान। लौंग लवंग लोमड़ी लोमसा सरवर सरोवर इधर वाला नहीं पढ़ू। सावन अच्छा चलिए पढ़िए, पढ़िए आप पहले जो आपको दिख रहा है वही पढ़िए। हाँ पढ़िए बेटा। श्रवसु सौत सपत्नी सूत सूत्र सुहाग सौभाग्य सुअर सूकर साग साग ससुर ससुर सेज शया शूंड शुंड शाली श्याली सेठ श्रेष्ठी। भूखा, विभुक्षित। चलिए अभिषेक। यस मैम। मैम भूखा, विभुक्षित, भदौ, भाद्रपद, मक्खी, मच्छिका, मच्छर, मशक, मीत, मित्र, मेह, मेघ, मौल, मल, मकड़ी, मरकटी, मरकटी, मसान, शमशान, मिर्च, मरीच, मूछ, शमशु, रस्सी, रज्जू, राजपूत, राजपुत्र, राखी, रक्षा, लखन, लक्ष्मण। चलिए बेटा और भी शब्द हैं। अनुभव, अब आप पढ़ेंगे। जल्दी कीजिए, समय समाप्त हो रहा है। चलिए बेटा समय समाप्त हो चुका है, रहने दे रहे हैं। हमने स्क्रीन पे कर दिया है ताकि आप लोग को लिखना होगा तो आप लोग रिकॉर्ड देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग रचना के आधार पे शब्दों की भेद को पढ़े और उत्पत्ति के आधार पे तद्भव तत्सम दो शब्द भेद आपने पढ़ा। इसको आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा देशज और विदेशी शब्द है और आगे जो पढ़ना है अगले सेशन में। अब शब्द भेद पूरा करने के बाद तो फिर हम नया चैप्टर आपका शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं तो एकदम यस मैम। लगातार ग्रामर पढ़ते पढ़ते भी भूल जाओगे। तो शब्द भेद पूरा कर देंगे, एक दिन और पढ़ा दें ग्रामर, उसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू कर। तब तक आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाया गया बेटा सबके समझ में आ गया है ना? हाँ यस मैम। यस मैम। सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय। बाय बेटा। गुड बाय मैम।